आज हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इससे पहले हम लोगों ने बहुत से नियमों को पढ़ा है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट, आज चार्टर एक्ट 1793। इसको जानने से पहले हम इस चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने के बाद कहीं ना कहीं जो भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो कंपनी का शासन था, वो द्वैध शासन के रूप में हो गया था। कंपनी भी शासन कर रही थी और ब्रिटेन की महारानी यानी कि जो क्राउन था, वहां से भी शासन होने लगा था। यही कारण था कि 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। किस लिए? कंपनी पर अधिकार जमाने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, कि कैसे आपको वहां पे भारत में काम करना है। तो इस चार्ट में यही है कि जो सबसे ऊपर जो बैठी है वो है क्राउन यानी कि रानी, और उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश संसद। मतलब जो ये क्राउन जो ऊपर जो बैठा है यानी कि जो रानी है, क्वीन एलिजाबेथ, ये जो बोलती थी वो संसद में होता था, और संसद के नीचे जो भारत में बनाया गया था शासन, यहां से होने लगा था, शुरू हो गया था। 1600 ईस्वी में जब कंपनी आई थी तो कंपनी सिर्फ चार्टर के माध्यम से रानी यानी कि क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन लेके आई थी, अनुमति लेके आई थी चार्टर के माध्यम से कि हम भारत में व्यापार करेंगे। तो उन्हें क्या था? एकाधिकार था। ठीक है, एकाधिकार का मतलब ये होता है कि कोई दूसरा कंपनी या फिर कोई अन्य व्यक्ति वहां पर व्यापार नहीं कर सकता। तो कंपनी को क्या था? एकाधिकार था। तो यहां से अनुमति लेके आए थे, लेकिन बहुत जब भारत के लोगों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करने लगे, विरोध होने लगा, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। पहला कुछ नियम बनाए गए, उस नियम में कुछ जो भी खामियां थी उसके बाद और भी नियम लाए गए, जैसे ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 लाया गया, ठीक है, और भी लाए गए। तो उस समय 1773 में जब ये लोग आए थे तो कंपनी की ओर से एक नियम बनाया गया, कंपनी की ओर से नहीं, सॉरी, ब्रिटेन की महारानी की ओर से, कि कंपनी 20 वर्षों तक शासन करेगी। कहाँ पे? भारत में, यानी कि 20 वर्षों तक वाणिज्यिक व्यापार करेगी, और उसके बाद उन्हें रिन्यूअल कराना होगा। ठीक है, रिन्यूअल। तो रानी की ओर से 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें ये कह दिया गया स्पष्ट रूप से कि आप 20 वर्ष तक आप भारत में आप वाणिज्यिक कारोबार करेंगे, व्यापार करेंगे, और 20 साल के बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 1793 आया है ना, ये इसी के लिए आया है। कंपनी का जो रिन्यूअल खत्म हो रहा था 20 साल का, तो 1793 लाया गया, इसमें 20 साल और बढ़ा दिया गया 20 साल के लिए। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। तो ये छोटा सा चार्ट है। ऊपर जो है ब्रिटेन क्राउन यानी कि रानी सबसे ज्यादा राज करती थी, उसके बाद ब्रिटेन संसद, और जो भारत में व्यवस्था थी वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है, आपने ईस्ट इंडिया एक्ट में पढ़ा है कि 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, व्यापार के लिए अलग और राजनीति के लिए अलग। तो जो व्यापार के लिए जो बनाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कहाँ थे? ये भारत में। ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, ये बैठते थे ब्रिटेन में बैठते थे। ये राजनीतिक मामले देखते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें 6 सदस्य थे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये व्यापार देखते थे। ये कहाँ बैठते थे? भारत में। और इन दोनों के नीचे, यानी कि इन दोनों के नीचे कंपनी शासन करती थी। कहाँ पे? भारत में। और उस भारतीय जो थे, भारतीय लोग इसके नीचे आते थे, इस कंपनी का। यानी कि ये जो है, ये आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक ऐसे शासन भारत में चलता था। सबसे ऊपर ब्रिटेन की महारानी, उसके बाद ब्रिटेन संसद, और उसके बाद दो बोर्ड, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापार के लिए भारत में रहते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीति के लिए ब्रिटेन में बैठते थे। ये राजनीति से जुड़ी पूरी जानकारी कहाँ देते थे? ब्रिटेन की महारानी को देते थे और संसद को देते थे। ठीक है,
और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये व्यापार से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर पहुंचाते थे। और इन दोनों के नीचे भारत में कंपनी होती थी और कंपनी के नीचे भारतीय लोग आते थे। तो ये थी व्यवस्था भारत में। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793 की, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की। तो इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी के शासन करने के लिए समय और बढ़ा दिया, यानी कि 20 वर्षों तक के लिए कंपनी के व्यापार अधिकार को जारी रखा। यहाँ पे देखिए एकाधिकार शब्द का प्रयोग हुआ है। एकाधिकार मतलब कि और दूसरा कोई कंपनी भारत में आके व्यापार नहीं कर सकती, यानी कि जो चार्टर कंपनी को दिया गया था शुरू में, उस चार्टर को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। 1793 एक्ट में, चार्टर एक्ट में 20 वर्षों तक के लिए कंपनी के व्यापार एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। ठीक है। इसके अलावा कंपनी के लाभांश को 10% तक बढ़ाने की भी अनुमति दी गई, ये 1793 में। यही नहीं, बंगाल से गवर्नर जनरल अगर अनुपस्थित हैं तो कहा गया कि वह अपनी परिषद के असैनिक सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकते थे। इसके तहत कहा गया 1793 के तहत। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर दी गई शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब ये कि इसमें गवर्नर जनरल जो थे उनको और अधिक मजबूत बनाया गया। वैसे गवर्नर जनरल आपने पीछे देखा कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, तो उसमें जो सदस्य थे, गवर्नर जनरल थे, उनके नीचे जो काउंसिल थी उसमें 4 सदस्य होते थे, लेकिन उसमें वोट देने का अधिकार नहीं था गवर्नर जनरल को। लेकिन 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसमें काउंसिल परिषद जो है, जो काउंसिल है, परिषद है, उसमें उनकी संख्या जो है 4 से घटाकर 3 कर दी जाती है और एक गवर्नर जनरल होते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल को वोट देने का भी अधिकार दे दिया जाता है। तो यहाँ पर उनकी शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद 1786 का एक्ट आता है। 1786 में गवर्नर जनरल है, उनको ये भी अधिकार दे दिया जाता है कि वह फैसले को पलट सकते हैं काउंसिल की, यानी कि परिषद जो है 3 सदस्यीय काउंसिल है, अगर वो कुछ निर्णय लेते हैं, अगर उनको नहीं जचता तो पलट सकते हैं। तो अब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि लगातार गवर्नर जनरल की जो पावर है वो बढ़ाई जा रही है। यहाँ भी गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाई गई है। इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास की अधीनस्थ प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक शक्ति और नियंत्रण प्रदान किया। इसने 1793 में इसमें यह प्रावधान किया गया कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए जब तक कि उसे नियुक्त न किया गया हो। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण इसमें पूछा जाता है 1793 में कि यहाँ पे कि नियंत्रण बोर्ड, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, अभी हमने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भारत में बैठते थे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो 6 सदस्य वो बैठते थे ब्रिटेन में, यानी कि नियंत्रण बोर्ड। तो जो नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य और उनके कर्मचारी है, कहा गया कि अब उन्हें जो तनख्वाह दी जाएगी, जो भी भुगतान किया जाएगा वो भारतीय राजस्व से किया जाएगा। देखिए, यहाँ से संपत्ति निकाल के वहाँ ब्रिटेन में जो बैठे उनको दिया जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया है। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ टैक्स वो दिया है कि भारतीय धन का कैसे नुकसान किया गया। ठीक है। यहाँ से पैसा निकाल के ब्रिटेन के लोगों को सैलरी देना कितनी मतलब वाहियात लग रहा है सुनने में ही। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन और नियंत्रण बोर्ड को भी अब कंपनी पर लगाया गया था 1793 के तहत। सबसे बड़ी बात यह कि सभी खर्चों के बाद कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सालाना भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा। देखिए, ये चार्टर एक्ट 1793 इसलिए महत्वपूर्ण है 2-3 चीज़ों के लिए। पहला कि कंपनी का जो रिन्यूअल था
भारत में व्यापार करने का उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा ये कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, यानी कि जो नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य हैं, ठीक है, जो ब्रिटेन में बैठे हैं और उनके कर्मचारी और सदस्य, उनको तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी, तो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और तीसरा ये कि ब्रिटिश सरकार को सालाना भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपए का भुगतान करना सुनिश्चित कर दिया गया। यानी कि कुल मिला के ये ऐसा था कि यहाँ से धन निकाल के ब्रिटेन में भेजना। तो कई लोगों ने भारत में आवाज़ भी उठाई, जैसे दादा भाई नौरोजी ने सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, धन का बहुत ज़्यादा नुकसान। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी को यह भी कहा गया 1793 में कि कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी जो भारत में हैं वह बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकते। इस पर रोक लगा दिया गया। कहा गया कि अगर वो ऐसा करते हैं तो यह सीधे सीधे इस्तीफा माना जाएगा। इसके अलावा कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्ति और कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस देने का अधिकार भी दे दिया गया। इसे विशेषाधिकार या देश व्यापार के रूप में जाना जाता है। इससे चीन को अफीम की खेप भेजी जाती थी। जो यहाँ पे व्यापारी जो करते थे, व्यापार जो करते थे, ये कंपनी के लोग, ये क्या करते थे, चीन को अफीम की खेप भेजते थे। इससे ज़्यादा लाभ मिलता था, तो ये बरकरार रखा गया। और यहाँ पे व्यक्ति और कंपनी के कर्मचारी को लाइसेंस देने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम ने राजस्व प्रशासन और उसके न्यायपालिका कार्यों को अलग कर दिया, जिससे माल अदालतें यानी कि राजस्व अदालतें बन गई।